ओके जी। अब जो है, कल हम जो है डिस्कस कर रहे थे, वी वर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैराग्राफ। उसमें हम देख रहे थे कि पैराग्राफ की डेवलपमेंट में तीन तरह के जो है वो हमारे पास पैराग्राफ इन टोटल होता है। तो जैसे तीन तरीके का ऐसे हैं कि जिसमें हम अपने पैराग्राफ को डेवलप कर सकते हैं। अब वन बाय वन इन तमाम को हमने देखने की कोशिश की थी, हमने समझने की कोशिश की थी कि पहले वाला कैसे हो सकता है, दूसरा वाला कैसे हो सकता है, तीसरा वाला कैसे हो सकता है। अब इन तमाम चीजों को देखने के बाद मुझे वीडियो बंद कर देना। अच्छा, इन तमाम चीजों को देखने के बाद हमें एक फेयर आइडिया हो चुका था कि किस तरह से हम डेवलप करेंगे, बट स्टिल एक पिक्चर माइंड में बाकी थी कि जनाब पैराग्राफ में जब हमारे पास सीएसएस का पेपर आता है तब कौन सा पैराग्राफ कहाँ पे यूज करेंगे ये नहीं पता था। सर, क्या एक ऐसे में एक ही तरह के पैराग्राफ इस्तेमाल करेंगे या मुख्तलिफ करेंगे? स्टिल अ वेरी गुड क्वेश्चन। यस सर, डिटेल वाले में, एक्सप्लेनेशन वाले में और एग्जाम्पल वाले में पिक्चर जरा क्लियर नहीं है, वो मजीद क्लियर हो जाए। इन तमाम को क्योंकि हम पहली डिस्कशन से गुजार चुके हैं, लेकिन अब हम फिर एक दफा दोबारा दूसरी डिस्कशन से गुजारेंगे मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स के साथ। फिर हम सीएसएस का पेपर उठाएंगे 2023 का, और देखेंगे कि कौन कौन सा जो है वो टेक्निक, कौन कौन से जो है वो पैराग्राफ राइटिंग की पर्टिकुलर जो है हमने एक्सप्लेनेशन लगाएंगे इसके ऊपर, जो है इसके ऊपर एग्जांपल्स लगाएंगे, या कौन कौन से वाले पैराग्राफ बिल्डिंग जो है वो टेक्निक, पैराग्राफ डेवलपमेंट वाली जो टेक्निक है वो हम जो है वो यहाँ पे देखेंगे। सो ध्यान से पढ़ने की कोशिश करेंगे, ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। वी विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट कि हम चीज़ों को समझ सकें, बड़े अच्छे से समझ सकें। सो आहिस्ता आहिस्ता पढ़ेंगे, डिटेल को समझने की कोशिश करेंगे, और ये भी कोशिश करेंगे कि हम जो है वो चीज़ों को डाइजेस्ट करते चले जाएं। यस प्लीज निशवा, डिटेल पैराग्राफ। Detailed paragraphs, explanation paragraphs, and example paragraphs are distinct types of paragraphs used in essay to achieve different purposes and enhance the overall quality of the writing. Let's explore the differences between them and the types of essays in which they are commonly used. थैंक यू सो मच। Detailed प्लीज paragraphs. एक चीज समझ लीजिएगा, हमारे पास जब हमने डिटेल पैराग्राफ की बात की, एक्सप्लेनेशन की बात की, एग्जाम्पल की बात की, पैराग्राफ्स लिखने के जो है वो ये तीन तरीकेकार हैं। इन तीनों के तीनों को भी यूज किया जा सकता है एक ही ऐसे के अंदर। अब हमें डिपेंड करता है पर्पस क्या है। जहाँ पे हमें अपने पर्पस को, ओवरऑल क्वालिटी को इनहेंस करना है, वहां पे हम इनका इस्तेमाल करते हैं। डिटेल पैराग्राफ, ओके, उस दिन हमने देखा था कि डिटेल पैराग्राफ क्या है, लेकिन फिर भी जब हम डिटेल पैराग्राफ की बात करते हैं तो उसका मकसद है स्पेसिफिक। नोट कर लीजिएगा इस वर्ड को, स्पेसिफिक। स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन देना और इन डेप्थ इंफॉर्मेशन देना। आप पैराग्राफ देखेंगे भी स्पेसिफिक, इन डेप्थ, ये फैक्ट्स के ऊपर भी बात कर सकता है। ये ऐसा डाटा देगा आपको जो तीन तरह से स्पेसिफिक होगा, इन डेप्थ होगा और फैक्ट बेस्ड होगा। ये हमारे पास जब हमें कोई ऐसा टॉपिक जो है वो आता है तो फिर उसके लिए हम जो है वो डिटेल पैराग्राफ को यूज करते हैं। अब राइटर का जो पॉइंट है उसके अंदर ये डेप्थ ऐड करता है, राइटर के पॉइंट्स को मजीद जो है ये स्ट्रेंथन करता है। डिटेल पैराग्राफ जो है वो इस्तेमाल कहाँ पे होते हैं? अगर हमें अपने ऐसे के अंदर स्टैट्स यूज करना है, एक्सपर्ट ओपिनियंस को बताना है, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट को बताना है, बैकग्राउंड नॉलेज बताना है, तो हम जो है वो वहां पे डिटेल पैराग्राफ को यूज कर सकते हैं। डिटेल पैराग्राफ हमारे पास, अगर हमारे पास किसी पर्टिकुलर पैराग्राफ में हमें स्टैट पे बात करनी है, हमें एक्सपर्ट ओपिनियन के ऊपर बात करनी है, अगर हमें कोई इन तमाम चीजों में से किसी एक भी पॉइंट के ऊपर बात करनी है तो हम वहां पे इसको यूज करेंगे, या बैकग्राउंड नॉलेज प्रोवाइड करनी है। ये हमारे पास फ्रीक्वेंटली जो है, वैसे तो सारे के सारे ही तकरीबन इस तरह के एसेस में यूज होते हैं, तो आप इस पे कंफ्यूज ना हो जाइएगा। तमाम के तमाम पैराग्राफ को आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक हर तरह के ऐसे में यूज कर सकते हैं, एक्सपोजिटरी में, आर्ग्यूमेंटेटिव में, एनालिटिकल में, और जहां पे आपको रिसर्च बेस्ड जो है वो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन देनी है वहां पे ये इस्तेमाल हो सकते हैं। डिटेल पैराग्राफ कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होगा, आई एम श्योर कि ये क्लियर हो चुका। ये स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन देगा, इन डेप्थ इंफॉर्मेशन देगा और फैक्ट्स के ऊपर बात करेगा। जहां पे आपको स्टैट देनी है,
जहाँ पे आपको एक्सपर्ट का ओपिनियन बताना है, जहाँ पे आपको हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट लेना है या बैकग्राउंड नॉलेज देना है। ये चार चीजें अगर आपको, आपका मकसद है कि मैं पैराग्राफ लिखने जा रहा हूँ, मुझे यहाँ पे इन चारों में से किसी चीज पर बात करनी है, तो फिर वहां पे डिटेल पैराग्राफ आएगा। क्या ये क्लियर है? यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछा जा सकता है। मैं एक एक स्टेप पे रुक के पूछूंगा, सो डैट यहाँ तक चीजें सारी की सारी साथ साथ क्लियर होती चले जाएं और बाद में फिर कंफ्यूजन ना हो। ग्रेट होगा। अच्छा चलें, हमें ये पर्टिकुलर पॉइंट हमारा जो है वो क्लियर हो चुका है। आगे देखते हैं जी, दूसरा हमारे पास, दूसरे नंबर पे हमारे पास आ जाता है जी एक्सप्लेनेशन पैराग्राफ। पहले वाला हमारे पास किस लिए इस्तेमाल होता था? मैंने बड़ी एक्सप्लिसिटली उसके ऊपर फोकस किया कि हमारे पास ये चीजें स्पेसिफिक, इन डेप्थ और फैक्ट। और एक्सप्लेनेशन हमारे पास किस लिए होता है? क्लैरिफिकेशन के लिए। एक्सप्लेनेशन किस लिए होगा? इंटरप्रिटेशन के लिए। एक्सप्लेनेशन किस लिए होगा? इनसाइट इनटू द मेन टॉपिक्स। ठीक है, या आर्ग्यूमेंट्स को अगर हमने अपने ऐसे के अंदर प्रेजेंट करना है, तो वो हमारे पास जनाब आएगा इन तमाम चीजें जो है एक्सप्लेनेशन की कैटेगरी में। क्लैरिफिकेशन, इंटरप्रिटेशन, या अगर हमें मेन पॉइंट्स की इनसाइट यानी कि मजीद डिटेल में जाके उसको क्लैरिफाई करना, आर्ग्यूमेंट्स को देना है, तो वहां पे हम एक्सप्लेनेशन को इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, मान लीजिए कि कोई आप थ्योरी पे, किसी राइटर की थ्योरी पे बात कर रहे हो। मैंने कहा था कि मैं एक्सप्लेन करूंगा, समझाऊंगा कि कौन कौन सा ऐसे कहाँ कहाँ पे पैराग्राफ आप यूज कर सकते हो, किस किस ऐसे में। अगर आपको जो है वो कोई थ्योरी बतानी है, कोई कॉम्प्लिकेटेड सा कॉन्सेप्ट, मान लीजिए कि मैन इज बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज इन चेन्स, आपको इस ऐसे पे बात करना है। ठीक है, तो अगर आपको इन तमाम चीजों को सिंपलर टर्म्स में बताना है, तो हमारे पास एक्सप्लेनेशन पैराग्राफ इस्तेमाल होंगे। ठीक है, वंस अगेन मैंने बताया कि मुख्तलिफ तरह के पैराग्राफ तकरीबन हर ऐसे में इस्तेमाल हो सकते हैं, तो ये आप कोई निशानी नहीं रख सकते हो कि यहाँ पे हमारे पास एक्सपोजिटरी है, आर्गुमेंटेटिव है, एनालिटिकल है, ये सब में इस्तेमाल हो सकता। ठीक है, लेकिन आपको ये समझना है कि अगर आपको जो है वो कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बात करनी है, थ्योरीज के ऊपर बताना है, उसको समझाना है, क्योंकि ये इस्तेमाल ही हमारे पास क्लैरिफिकेशन के लिए होता है, इंटरप्रिटेशन के लिए होता है, इनसाइट के लिए इस्तेमाल होता है। क्या एक्सप्लेनेशन पैराग्राफ कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं, किन किन एक्सेस में हमने इनको यूज करना है, ये भी हमें पता चल चुका है। जहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट्स होंगे, थ्योरीज, जहाँ पे हमारा मकसद क्लैरिफिकेशन देना है, जहाँ पे हमारा मकसद इंटरप्रेट करना है, जहाँ पे हमारा मकसद जो है किसी चीज को समझाना है। आई एम श्योर के ये भी क्लियर हुआ। थर्ड एंड लास्ट वन पे चलते हैं, वो हमारे पास एग्जाम्पल पैराग्राफ। जब मैंने एग्जाम्पल पैराग्राफ की बात की, तो जैसा कि ये नाम से जाहिर है, स्पेसिफिक इंस्टेंसेस की आप बात करोगे, जहाँ पे आपको केस स्टडीज के ऊपर बात करना है, जहाँ पे आपको कुछ सिनेरियोज पिक करने हैं जो आपके पॉइंट ऑफ व्यू को स्ट्रेंथन करता है। किसी दूसरे राइटर की राइटिंग्स में से आपको जो है वो कोई सिनेरियो लेना है, कोई पॉइंट ऑफ व्यू लेना है, आपको अपने केस को मजीद स्ट्रेंथन करना है, मिसालें देके, जज साहब देखें मैंने कत्ल नहीं किया, वो फलां केस के अंदर ऐसा हुआ था, उसने भी ऐसा किया था। ठीक है, फलां केस के अंदर ऐसा हुआ था। वेयर वी आर सपोज टू कोट मैक्सिमम एग्जाम्पल्स, जहाँ पे हमें इंस्टेंसेस जो हैं वो देने होते हैं, वहां पे हम एग्जाम्पल पैराग्राफ्स इस्तेमाल करते हैं। और अमूमन जो है, जब आप अपना एंकीडॉट से ऐसे शुरू कर लेते हो, आप रियल लाइफ एग्जांपल्स या सिचुएशन से यूज कर लेते हो, हाइपोथेटिकल सिनेरियोस। अब एंकीडोट से क्या हो सकता है? वो कराची का एक बहुत बहादुर नौजवान था जो शुरू से ये चाहता था कि मैं अपने मुल्क के लिए कुछ कर गुजरूं, अपने लोगों के लिए कुछ कर गुजरूं, और उसने मुल्क की तकदीर ऐसे बदली कि लोग हैरान हो गए। दुनिया आज उसे मोहम्मद अली जिन्ना के नाम से जानती है। ये एंटीडोट है, एक स्पेसिफिक एंटीडोट है। अब मैं एग्जांपल्स दूंगा। मोहम्मद अली जिन्ना ने जो है वो कर दिखाया जो गांधी नहीं कर सका। फलां मौके के ऊपर मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने आर्ग्यूमेंट्स इस तरह से प्रेजेंट किए, नेहरू रिपोर्ट को इस तरह से। सो यू नो, हम अपने आर्ग्यूमेंट्स को डेवलप करना शुरू हो जाता है। रियल लाइफ एग्जांपल्स या सिचुएशंस या हाइपोथेटिकल सिनेरियो। मैं जैसे ही उठा, मैंने देखा कि हवा के अंदर गाड़ियां उड़ रही हैं, द कार्स आर फ्लाइंग इन द एयर। मैं तारीख कैलेंडर पे देखी तो आज 20 जून 2050 था, लेकिन बाहर अचानक मुझे धमाके की आवाज सुनाई दी। 20 जून 2050 में भी एक चीज जो कॉमन थी, वो शायद धमाके थे, टेररिज्म।
अब हम ये कह सकते हैं कि ये वो पिक्चर है जो पाकिस्तान की हो सकती है अगर हमने अपने आप को कंट्रोल नहीं किया, अपने आप को नहीं बदला। सो हाइपोथेटिकल सिनेरियोज में अब हम एग्जांपल्स लेंगे, कुछ करेंगे। सो हमें आई एम श्योर कि ये जो एग्जांपल्स हैं ये मजीद हमारे पॉइंट ऑफ व्यू को स्ट्रेंथन करते हैं। हमारे जब हम किसी दूसरे केसेस से एग्जांपल्स लेते हैं तो एक पॉइंट ऑफ व्यू हमारा जो होता है वो मजीद मजबूत हो जाता है। क्या कहाँ पे हमें यूज करना है, एक दफा फिर से रिवाइज कर लेते हैं, इम्पोर्टेंट है, अपनी रिवीजन कर लीजिए। जब आप डिटेल पैराग्राफ की बात करोगे, डिटेल पैराग्राफ इस्तेमाल होगा स्पेसिफिक इन डेप्थ इंफॉर्मेशन के लिए। अगर आप अपने पैराग्राफ में कोई स्टैट बताना चाहते हो, कोई एक्सपर्ट ओपिनियन बताना चाहते हो, कोई आप हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट बताते हो, ये मैंने क्या कहा कि गाड़ियां 2050 में उड़ रही थी, ठीक है, ये हाइपोथेटिकल सिनेरियो है ना। मैं अपने ऐसे का आगाज करना चाहता हूँ, आज 20 जून 2050 है या आज 9 अगस्त 2055 है। मैं जैसे ही सुबह उठा, मेरे रोबोट ने मेरे लिए चाय का कप तैयार किया। सो एक ऐसी सिचुएशन जिसमें हम अपने ऐसे को पुट कर सकते हैं। अपने हमने देखा था कि कोई कुछ ऐसे जो है वो एंटीडोट से हम लेके चल सकते हैं। तो ये हमारे पास हो, नहीं फ्यूचर रिलेटेड होना जरूरी नहीं है हाइपोथेटिकल का। हाइपोथेटिकल का मतलब होता है कोई भी फर्जी सिनेरियो जो है वो, ठीक है। मान लीजिए मैं ये कहता हूँ पाकिस्तान तरक्की की राह पे जो है वो गामजन है, पाकिस्तान तरक्की कर रहा है। मैंने देखा कि पाकिस्तान जो है वो जब तरक्की कर रहा है तो इसमें एक चीज अभी भी बाकी है, और वो है हमारी अपने हमसायों पे अदम यकीनी या अदम एतमाद करना। जी आमिर, थैंक यू सो मच फॉर असिस्टिंग मी। तो ये हमारे पास जो है वो ये हो जाता है। ओके, ऑलराइट। अब जी थैंक यू सो मच विश्वा। अब ये हमारे पास डिटेल जो है वो पैराग्राफ, ये वाली चीज जिनको याद हो जाए प्लीज दे आर रिक्वेस्टेड टू राइट क्लियर इन द चैट बॉक्स। ये जो है वो SIF सिर्फ जो है वो याद कर लो। डिटेल पैराग्राफ के लिए फॉर्मूला SIF, सिर्फ स्पेसिफिक इन डेप्थ फैक्ट। ये सारे के जरा सिर्फ लिखो जरा। डिटेल पैराग्राफ वहां पे यूज करोगे जहां पे स्पेसिफिक इन डेप्थ और फैक्ट रिलेटेड जो है वो डिटेल्स जो है वो आपको देनी। ये देता ही वही है ना बेसिकली, ये वही डिटेल्स देता है। अब भले वो स्टैट है, एक्सपर्ट ओपिनियन है, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है, तो ये सारी की सारी चीजें हैं। इसी तरह से सबको याद करने की कोशिश कीजिएगा, हो जाएगा। अब हम यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं जो हम याद कर चुके हैं, टाइप्स ऑफ ऐसे वेयर दीज पैराग्राफ आर यूज। अच्छा, ये ना मुख्तलिफ टाइप्स हैं जो कि मैं सारी की सारी एक्सप्लेन साथ साथ करता चला जाऊंगा। अभी के लिए ना आप इन टाइप्स को देखते जाएं, समझते जाएं कि ये टाइप्स होती हैं। पहली टाइप है एक्सपोजिटरी ऐसे। आपको CSS के पेपर में, PMS के पेपर में इनमें से कोई ना कोई ऐसे आ जाता है, बल्कि डेफिनेटली आता है। एक्सपोजिटरी ऐसे जो है वो, एक्सपोजिटरी ऐसे जो है वो हमारे पास ये सारे के सारे जो हैं वो तीनों के तीनों, मैंने बताया तकरीबन तमाम जो है वो ऐसे में आप इस्तेमाल कर सकते हो। एक्सपोजिटरी में आपको क्या करना होता है, एक्सप्लेन करना होता है, इंफॉर्म करना होता है, ये टॉपिक को डिस्क्राइब करना होता है, तो वहां पे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। आर्ग्यूमेंटेटिव के अंदर आप जो है वो अपने स्पेसिफिक इंस्टेंसेस पे बात करनी होती है, ये वहां पे आप इस्तेमाल कर सकते हो। एनालिटिकल ऐसे के अंदर आपको डिटेल में एनालिसिस देना होता है, इंफॉर्मेशन देनी होती है। बल्कि आप जरा मुझे बताओ, अगर हमें एक्सपोजिटरी ऐसे लिखना है तो हम क्या यूज करेंगे सबसे पहले? क्या हम डिटेल को यूज करेंगे, एक्सप्लेनेशन को यूज करेंगे, या हम जो है वो एग्जांपल्स को यूज करेंगे जहाँ पे मुझे एक्सप्लेन करना है, इंफॉर्म करना है, डिस्क्राइब करना है? तो इसके लिए मैं कौन सा वाला पैराग्राफ जो है वो यूज करूंगा एक्सपोजिटरी एसेस के लिए? अगर मुझे एक्सपोजिटरी एक ऐसा ऐसे जिसमें मुझे अपने रीडर को एक्सप्लेन करनी है कोई चीज, मुझे इन्फॉर्म करना है या डिस्क्राइब करना है, सो व्हाट डू यू फील इसके लिए हम कौन सा वाला पैराग्राफ यूज करेंगे? कौन सा वाला हम जो है वो यूज करेंगे? नईम ने लिखा, हसन ने लिखा एक्सप्लेनेशन रिच, एक्सपोजिटरी में। इन तमाम चीजों पे भी आप जो है वो साथ साथ देखेंगे, सोचेंगे, ठीक है। ये हमारी एक्टिविटी है। आपने बताना है कि अगर हमें एक्सपोजिटरी ऐसे होंगे तो हम कौन सा वाला जो है वो पैराग्राफ राइटिंग यूज करेंगे, आर्ग्यूमेंटेटिव होगा तो कौन सा यूज करेंगे, एनालिटिकल होगा तो कौन सा यूज करेंगे। एनालिटिकल जो एनालिसिस करता है, इंफॉर्मेशन जो है वो आपको मिलती है,
जो ऐसे उसका एनालिसिस करेगा वो एनालिटिकल होगा। ठीक है, आपने जब आपको पेपर मिला, पेपर में एक तो चीज ये है कि सीधी सीधी बात हुई और आपने जो है वो उसको एक्सप्लेन करना शुरू कर दिया। ये हमारे पास है एक्सपोजिटरी आर्ग्यूमेंट्स, जिसमें आपके पास क्वेश्चन ऐसा है, पेपर ऐसा है, आपने एक टॉपिक उठाया और उसके बारे में आप एविडेंसेस देना शुरू हो गए। जैसे कोई अदालत के अंदर जो है वो पर्टिकुलर सा वकील जो है वो दे रहा होता है, उसके बारे में आपने फैक्ट्स बताना शुरू कर दिया अपने आर्ग्यूमेंट्स के बारे में। ये हमारे पास हुआ आर्ग्यूमेंटेटिव, जिसमें आपने परसुएशन करने की कोशिश की, उसको कायल करने की कोशिश की। थर्ड नंबर पे हमारे पास एनालिटिकल ऐसे हो सकता है, एक ऐसा ऐसे जो टॉपिक आपसे एनालिसिस मांगे, एक ऐसा ऐसे जो डिटेल्ड इंफॉर्मेशन जो है वो मांगे। ठीक है, सो हमारे पास जो है वो हमारे पास एनालिटिकल ऐसे है। और कंपेयर एंड कंट्रास्ट, जो आपसे सेम चीजें कंपेयर एंड कंट्रास्ट जो है सेम चीजों के ऊपर बात करें। इन तमाम को जो है वो हम डिटेल से देखेंगे इंशाल्लाह जब हम मुख्तलिफ पैराग्राफ के टाइप्स को पढ़ेंगे। अभी के लिए हमें चूंकि तीनों के तीनों पैराग्राफ को समझना मकसद था, तो मैं इस डिटेल को स्किप कर रहा हूँ और हम आ रहे हैं डिटेल पैराग्राफ में। ठीक है, डिटेल पैराग्राफ पर, डिटेल पैराग्राफ एक हमारे पास टॉपिक सेंटेंस है। पहले हम इस टॉपिक सेंटेंस को गौर से सुनते हैं और समझते हैं, और फिर जब हमें समझ आ जाए तो हम चैट बॉक्स में क्लियर लिखते हैं और फिर आगे चलेंगे। जी प्लीज पढ़िएगा इसे। Topic sentence. Renewable energy sources offer significant environmental benefits. Detail थैंक यू paragraph. सो Renewable मच, थैंक यू सो मच। डिटेल पैराग्राफ हमने ये समझा है ऊपर, मुझे बताइएगा डिटेल पैराग्राफ कहाँ कहाँ यूज हो सकता है, जब हमें क्या प्रोवाइड करना होता है, अपने रीडर को क्या बताना चाहते हैं कि हम जिस पैराग्राफ के अंदर हमें रिक्वायर्ड है। एस क्या था हमारे पास, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन था, फिर जो है वो हमारे पास इन डेप्थ एनालिसिस था, और फिर हमारे पास जो है वो फैक्ट है। अब ये देखो डिटेल्ड पैराग्राफ वहां पे यूज होगा, इन पर्टिकुलर आई एम आंसरिंग द क्वेश्चन ऑफ सिद्रा जो उन्होंने कल पूछा था, एंड अक्सा इफ शी इज हियर इन द क्लास। सो इनको जो है कि डिटेल पैराग्राफ हमें जब इस्तेमाल करते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज ऑफर सिग्निफिकेंट इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स। ठीक है, सो ये हमारे पास टॉपिक सेंटेंस है, इसको अलग से लिखने की जरूरत नहीं है जैसे मैंने लिखा है। ये आपने वैसे ही जो है वो लिखेंगे, मैंने तो आपकी आसानी के लिए लिखा ना, कि यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे ये आ जाएगा, और ये डिटेल पैराग्राफ से पहले जो है वो ये वाली हेडिंग्स नहीं होंगी। अच्छा जी, अब इसको हम पढ़ते हैं और हमने देखना है कि क्या वाकईतन ये पैराग्राफ हमें डिटेल्स देता है। टॉपिक हमारे पास ये टॉपिक सेंटेंस है और इसके बारे में देता है, डिटेल देता है, कहीं ऐसा तो नहीं एक्सप्लेन कर रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं एग्जाम्पल्स यूज कर रहा है। जी प्लीज पढ़िएगा। renewable energy sources such as solar, wind, and hydroelectric power have gained prominence due to their positive impact on the environment. According to a report by International Energy Agency, solar energy production has grown by 22% annually over the past decade, leading to the substantial reduction in carbon dioxide emissions. Wind power, another key renewable resource, has uh, has contributed to 34% decrease in greenhouse gas emissions in countries that have embraced this technology. These details emphasize the concrete ways in which renewable energy is reducing our carbon footprint and mitigating climate change. जी बट डिस्पेंड चलो मुझे बताइएगा कि वही तीनों चीजें हमारे पास इस्तेमाल हो रही हैं, क्या हम अपने रीडर को वही दे रहे हैं, ऐसा ये स्पेसिफिक इन डेप्थ इंफॉर्मेशन ही दे रहे हैं, यस और नो। डिटेल पैराग्राफ में इन्हीं चीजों के ऊपर बात की, द आंसर इज यस। हमने उसको जो है वो फैक्ट्स दिए, हमने उसको जो है वो इन डेप्थ एनालिसिस प्रोवाइड किया, हमने जो है वो बताने की कोशिश की, दीज डिटेल्स एम्फसाइज द कंक्रीट वेज जो है वो, ये हमारे पास था डिटेल पैराग्राफ। सो ये डिपेंड करेगा कि आप अपने रीडर को कैसे कन्विंस करना चाहते हो, जैसे आप उसे कन्विंस करना चाहोगे वो होगा डिटेल पैराग्राफ। अब हम जो है वो आगे बात करने से पहले दूसरी जो है वो पैराग्राफ को दोबारा पढ़ेंगे। दूसरा पैराग्राफ हमारे पास होगा जी एक्सप्लेनेशन वाला पैराग्राफ। वंस अगेन हम ये समझ लेते हैं, जब हमें अपने रीडर को कुछ प्रोवाइड करना है, क्लैरिफिकेशन देनी है, इंटरप्रिटेशन देनी है, इनसाइट जो है वो CII, क्लैरिफिकेशन, इंटरप्रिटेशन या इनसाइट जो है वो, जरा CII लिख दीजिएगा चैट बॉक्स में सो दैट इट इज क्लियर। क्लैरिफिकेशन, इंटरप्रिटेशन और इनसाइट। पहला फॉर्मूला सिर्फ था जिसमें आपको स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन देनी थी,
इन डेप्थ एनालिसिस देना था और आपको फैक्ट्स देने थे। यहाँ पे जब आपको क्लैरिफिकेशन, सी, इंटरप्रिटेशन और आपके पास इंसाइट, इंसाइट यहाँ पे उस लेवल की, इसमें आपको कोई रैंडमली इंसाइट नहीं देनी है, उसी चीज की जो टॉपिक वहां पे मौजूद है उसी के बारे में इंसाइट देना है। ग्रेट हो गया। अब हम एक पैराग्राफ को पढ़ने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि क्या वाकईतन ऐसा है, क्या वाकई में ऐसा ही है या ऐसा नहीं है। अच्छा जी, एक्सप्लेनेशन वाला वंस अगेन, टॉपिक सेंटेंस जो है हमें सेपरेटली मेंशन नहीं करना होता, सिर्फ यहाँ पे मेंशन है। जी प्लीज पढ़िएगा यहाँ से टॉपिक सेंटेंस ऑनवर्ड्स। Solar energy is a prime example of an effective renewable resource. मुकम्मल कीजिएगा। Solar energy is an essential component of the renewable energy landscape. Photovoltaic cells, commonly known as solar panels, harness sunlight and convert it into electricity. The process involves the absorption of photons, which release the electrons and generate an electric current. This clean and sustainable technology not only reduces reliance on fossil fuels, but also offers a decentralized energy solution, making it a valuable option for both residential and industrial applications. Solar energy's potential to transform our energy system lies in its ability to tap into an abundant and inexhaustible source, the sun. ग्रेट सर, इनसाइट एंड इन डेप्थ एनालिसिस जो है वो सेम है ना? इनसाइट और इन डेप्थ एनालिसिस जो है फॉर द सेक ऑफ टाइमिंग हम कह सकते हैं, लेकिन मैंने बताया कि इन डेप्थ एनालिसिस डिटेल्स में जो है वो हमें मुख्तलिफ टॉपिक से पिक करनी होगी। हम मुख्तलिफ डिटेल्स को दे सकते हैं, एक्सप्लेनेशन में हम जो है वो इसी के मतलब बात करें, मजीद इसके ऊपर बात करते हैं, आपके क्वेश्चन का आंसर मिल जाते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे टॉपिक सेंटेंस को पढ़ने की कोशिश करें दोबारा से। वो हमारे पास क्या है? सोलर एनर्जी इज अ प्राइम एग्जांपल ऑफ एन इफेक्टिव रिन्यूएबल रिसोर्स। हमने ये लाइन पढ़ ली। अब मैंने ये एक जो है पर्टिकुलर लाइन दी, टॉपिक सेंटेंस दिया। अब मेरा सारे का सारा पैराग्राफ जो आगे है वो इसकी एक्सप्लेनेशन में जाना चाहिए। तो एक्सप्लेनेशन में पहली चीज कौन सी आती है? एक्सप्लेनेशन में जो सी आई है, सी में पहली चीज क्या है? क्लैरिफिकेशन। ग्रेट। क्लैरिफिकेशन जो है, क्लैरिफिकेशन अब देखते हैं। क्लैरिफिकेशन है सोलर एनर्जी इज एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी लैंडस्केप, फोटोवोल्टिक सेल्स कॉमनली नोन एज सोलर पैनल्स। क्या ये सारे के सारी उसका एक्सप्लेनेशन है, क्लैरिफिकेशन है? द प्रोसेस इन्वॉल्व्स द अब्जॉर्प्शन ऑफ द फोटॉन्स व्हिच रिलीज। ये हमारे पास जो है वो डिटेल्स प्रोवाइड नहीं कर रहा, ये फैक्ट्स प्रोवाइड नहीं कर रहा, ये हमारे पास जो है वो क्या कह रहा है, उसी की क्लैरिफिकेशन दे रहा है। ठीक है, तो हमें ये पता चल गया कि क्लैरिफिकेशंस वाला जो पर्टिकुलर पैसेज है वो कैसा होता है, हमें ये पैराग्राफ्स कैसा लिखना होता है, कि यहाँ तक चीजें क्लियर हैं। और हाँ, वो जो इन डेप्थ था, ये सोलर एनर्जी इज अ प्राइम एग्जांपल, ये इसी के बारे में इन डेप्थ था। ठीक है, इसी के बारे में उसने इस प्रोसेस को गहराई में जाके बताया। ठीक है, इस प्रोसेस को उसने जो है वो मजीद डिटेल से जो है वो बताने की कोशिश की। उसने सारी की सारी चीजों को क्लैरिफाई किया। प्रोसेस नहीं, प्रोसेस पैराग्राफ और पैराग्राफ होते हैं, हमारे पास उसने इसको क्लैरिफाई किया। लास्ट में हम देखते हैं जी, एग्जाम्पल पैराग्राफ है जी, प्लीज पढ़िएगा। Wind power, wind power exemplifies the practicality of renewable energy in everyday life. Wind power stands as a tangible testament to the feasibility of renewable energy adoption. In Denmark, for instance, wind turbines generate a significant portion of the country's electricity demand, reducing the need for non-renewable energy sources. The Horns Rev offshore wind farm, located off the Danish coast, provides electricity to over 4 lakh households, demonstrating the capacity of wind energy to power entire communities. Similarly, wind farms in the United States, such as Alta Wind Energy Center in California, have contributed to local economies while curbing emissions. These examples underscore the real world impact of renewable energy on energy security and environmental sustainability. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, अब यहाँ पे हम जो है वो खत्म हो जाता है ये हमारे पास प्रोसेस पैराग्राफ। अब प्रोसेस, सॉरी, हमारे पास एग्जाम्पल पैराग्राफ। एग्जाम्पल पैराग्राफ में
हमने जो टॉपिक सेंटेंस पुट किया, विंड पावर exemplifies the practicality of the renewable energy in everyday life. Just have a look. हम सारे के सारे पैराग्राफ में उसी को एग्जाम्पल से, इंस्टेंसेस से प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन तो रुकते हैं और पीछे चलते हैं, ये देखते हैं कि हमारे पास होता क्या है एग्जाम्पल पैराग्राफ के अंदर। तो हमारे पास जो है वो ये होता है जहाँ पे हमें स्पेसिफिक इंस्टेंसेस की बात करनी है, केसेस की बात करनी है, सिनेरियोज की बात करनी है। ठीक है, तो वहां पे हम जो है वो तीन तरह की डिटेल्स मेंशन करेंगे, स्पेसिफिक इंस्टेंस, केस, सिनेरियो जो है हमें अपने आर्ग्यूमेंट्स को स्ट्रेंथन करना है। ठीक है, तो ये हमारे पास है जी एग्जाम्पल इसके, और हमने इसको देखा जब हम पढ़ रहे थे कि उसने जो है कुछ एग्जाम्पल्स डेनमार्क से ली, डेनमार्क के अंदर जो उसने एग्जाम्पल्स दी, और मैक्सिमम जो है वो उसने कोशिश की कि इस चीज को प्रूव करें, जिसमें हम एग्जाम्पल्स के साथ चीजों को प्रूव करने की कोशिश करते हैं। सो जी हमारे पास जो है अगर हम इस कहानी को सम अप करें तो पहले नंबर पे आ जाता है जी डिटेल पैराग्राफ, स्पेसिफिक स्टैट और डेटा देगा। ठीक है, जो कि इस पर्टिकुलर हमारे पास पैराग्राफ में सोलर एंड विंड एनर्जी के बारे में था। एक्सप्लेनेशन जो है वो आपको डिटेल देता है किसके बारे में, मैकेनिज्म ऑफ सोलर एनर्जी के बारे में, कितनी सिग्निफिकेंट है। और तीसरे नंबर पे आपको जो है वो विंड पावर की इफेक्टिवनेस का पता चलता है। सो ये सारे के सारे पैराग्राफ्स जो हैं वो मिलके काम करते हैं और आपको एक वेल राउंडेड कम्प्रीहेंसिव जो है वो डिस्कशन देता है कि किस तरह से आप अपने ऐसे में काम करेंगे, जिस तरह से इन्होंने जो है वो मिलजुल के जो है वो एनर्जी सोर्सेज पर बात की। सो हमारे पास अपने ऐसे में हम मुख्तलिफ जो है वो सोर्सेज को, मुख्तलिफ पैराग्राफ्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। 2023 का पेपर हमारे पास आता है CSS का, इसका एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। इंस्ट्रक्शन इन यूथ इज लाइक इंग्रेविंग इन स्टोन। ये सभी जानते हैं कि एक लिटरेरी ऐसे हमारे पास है, एक एब्स्ट्रैक्ट ऐसे है। अब इसको करने के लिए जो है वो हम डिटेल पैराग्राफ को यूज कर सकते हैं। क्यों यूज कर सकते हैं? ताकि हम हिस्टोरिकल एग्जांपल्स जो है वो पुट कर सकें। अब हम देखेंगे कि सर एग्जांपल इसमें आ गई है तो हम डिटेल को कैसे यूज करेंगे। डिटेल्स ही तो है जो आपको हिस्टोरिकली बताएगा, हिस्टोरिकली चीजों में लेकर जाएगा, कुछ फैक्ट्स को बताएगा, और फैक्ट से आप चीजों को प्रूव करने की कोशिश करोगे। जब आपको प्रूव करना है, अपने स्टैंड्स को, फैक्ट को बताना है, तो फिर आप जो है वो इंस्ट्रक्शन इन यूज जो है ये साबित करोगे कि हाँ जी है, एब्स्ट्रैक्ट ऐसे है, बट अल्टीमेटली आप फैक्ट्स के जरिए इसको साबित करोगे। एंड वंस अगेन मैंने जैसा कि बताया, डिटेल पैराग्राफ का हरगिज मतलब ये नहीं है कि सारे के सारे जो है वो ऐसे के अंदर आपने इसी को यूज करना। ये एक कॉम्बिनेशन होगा डिटेल का, आपके पास एक्सप्लेनेशन का और एग्जाम्पल्स का। यहाँ पे अब आगे अगर हम चलते हैं, सारे के सारे टॉपिक्स को हम देखते हैं, तो ये हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है, बिल्कुल लगा सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, लेंगे एग्जाम्पल्स जो है वो आप एग्जाम्पल्स देंगे। अच्छा जी, ये सारी की सारी ना बेसिकली मैंने आपके लिए आसानी पैदा करने की कोशिश की है। मैंने एक एक्टिविटी आपको देनी है, और वो एक्टिविटी ये है, बल्कि देनी क्या है, ये एक्टिविटी है आपके लिए। आपने मुझे एक अदद जो है वो डिटेल, एक अदद जो है आपने मुझे सबमिट करवाना है एक्सप्लेनेशन, और एक अदद आपने मुझे सबमिट करवाना है अपना एग्जाम्पल जो है वो पैराग्राफ। टॉपिक सेंटेंसेस लिखोगे। ये आपकी आसानी के लिए जो है वो टॉपिक्स की जस्टिफिकेशन कर दी गई है। ये आर्ग्यूमेंटेटिव है, ये हमारे पास एनालिटिकल है, ये एब्स्ट्रैक्ट है। इन तमाम चीज़ों में इनको आप जो है वो देखेंगे, इनके ऊपर जो है वो काम करेंगे मजीद जो है, और ये देखेंगे एनालिटिकल ऐसे क्या है, कुछ चीज़ें जो है वो उन्हें खुद से भी आपकी कोशिश करना, एक्सप्लोर कर लेनी है। द फूल स्पीक्स एंड द वाइज लिसन्स। आपने तीन जो है वो पैराग्राफ मुझे सबमिट करने हैं टिल मंडे। ठीक है, नॉट टुडे, नॉट टुमारो, टिल मंडे। ठीक है, अब व्हाई आई एम गिविंग यू द टाइम टिल मंडे, सो दैट आई मे हैव अ वेरी रिफाइंड वर्जन। ठीक है, मैं एक रिफाइंड वर्जन जो है वो उसका मुझे मिल सके। अब ये सारे के सारे जो CSS के ऐसे का एनालिसिस है पेपर का, इसमें आप देखते हो कि आपके पास आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे भी आ जाता है। आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे में जिस तरह से नंबर 6 वाला ऐसे जो है वो बहुत से लोगों ने इस दफा पिक किया। अब यहाँ पे आपको डिटेल पैराग्राफ जो है वो देने पड़ते हैं ज्यादातर। ठीक है, क्योंकि आपको स्टैट देना पड़ेगा ऑनलाइन लर्निंग आउटकम के हवाले से, और इन तमाम चीजों पे आप बात करेंगे। यहाँ तक चीजें क्या क्लियर हैं आपको?
यहाँ तक चीजें क्लियर है? नहीं नहीं निशा, ये हमने शेयर नहीं करनी, नेवर एवर, सवाल ही नहीं पैदा होता ये फाइल शेयर करना। ये फाइल तो हमने बस अभी इसको खत्म करना है, ये फाइल नहीं शेयर हो सकती, कभी भी नहीं हुई। दुनिया इधर की इधर हो सकती है, ये फाइल नहीं शेयर होनी। नहीं जी, स्क्रीनशॉट जिसने ले लिया है वो कामयाब हो गया है, वैसे ये फाइल नहीं शेयर हो। ये बड़ी मेहनत से तैयार किया और ये ऐसे शेयर कर दें? क्लास एंड पे हर फाइल आपके पोर्टल पे अपडेट होती है। अगर आपने जहमत की हो तो आपके ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उस लिंक के ऊपर क्लिक करोगे, वहां पे लिखा हुआ है इंग्लिश ऐसे का सेक्शन है, उसके अंदर एक फोल्डर है क्लास नोट्स, ये फाइल वहां पे ऑलरेडी अपडेट हो चुकी है। ठीक है, वो अलग बात है आप लोगों ने कभी देखा नहीं है उसको, वहां पे चीजें आपके लिए ऑलरेडी मौजूद है। ठीक है, और बाय डिफॉल्ट भी नईम साहब ने इसको वैसे ही शेयर कर देना है, आप बिल्कुल इजी हो जाए। ठीक है, सबा आपने ग्रुप की डिस्क्रिप्शन में जाना है और वहां पे देखना है। जैसे ही कोई ग्रुप बनता है ना तो हम सबसे पहले डिस्क्रिप्शन देखते हैं, आप भी देखिएगा वहां पे एक लिंक होगा, वो बड़े काम की चीज है, उसको विजिट कीजिएगा। अच्छा जी, ये जो है सबसे आखिर पे सबसे काम की चीज है, और वो हमारे पास है डिटेल, जो है वो हमारे पास एक्सप्लेनेशन और एग्जाम्पल, तीनों के तीनों की कॉम्बिनेशन जो है वो एक हमें वेल राउंडेड जो है वो टॉपिक लिखने में मदद देते हैं, जहाँ पे हमें बहुत डिटेल में चीजें लिखनी होती हैं, और सीएसएस में हम तीनों को इस्तेमाल करेंगे। ये लाइन जो मैंने हाईलाइट की है, रिमेंबर द चॉइस ऑफ पैराग्राफ डिपेंड्स ऑन स्पेसिफिक पॉइंट्स यू वांट टू कन्वे एंड द अप्रोच यू टेक इन योर एसे। ठीक है, मैं आज की जो डिस्कशन है उसको विलिंगली जो है वो यहाँ पे स्टॉप करूंगा, इसलिए नहीं कि मुझे आपकी जहानत पे कोई शक है, इसलिए कि मुझे इन टॉपिक्स के एब्स्ट्रैक्ट होने पे पूरा यकीन है। मुझे इस चीज़ पे यकीन है कि लोग, जब भी मैं इस स्टेप पे आता हूँ, उन्हें प्रैक्टिस का कहता हूँ, और स्टूडेंट्स जो हैं वो वक्ती तौर पे समझ आते हैं, अच्छा ये डिटेल है, ये एक्सप्लेनेशन है, ये एग्जांपल्स है, दे डू नॉट प्रैक्टिस ऑन इट। उन्हें नहीं पता चलता कि हमने किस पैराग्राफ को कहाँ पे पुट करना है, कहाँ पे नहीं। हम इन तमाम चीज़ों को समझेंगे जैसे जैसे आगे चलेंगे ना। अगर हमें ये पता चल गया है कि पैराग्राफ क्या होता है, अगर हमें टॉपिक सेंटेंस का पता चल गया है, उसके स्टार्टिंग पॉइंट का, कंक्लूजन का पता चल गया है, तो हमें नेक्स्ट ये भी पता चल जाएगा कि हमने जो है वो कहाँ पे कौन से वाला पैराग्राफ यूज करना है। हमें आगाज डिटेल से लेना है, एक्सप्लेनेशन से लेना है, एग्जाम्पल से लेना है। ठीक है, हमें ये पता चल जाएगा। हमने एक काम करना है, और एक काम ये करना है कि ये फाइल जैसे ही आपके साथ शेयर होती है तो इसको दोबारा से एक दफा पढ़ना, एक दफा थॉरली इसको रीड आउट करेंगे। ठीक है, थॉरली रीड आउट करेंगे और इन तमाम चीजों की वंस अगेन खुद से एक दफा प्रैक्टिस करेंगे। जब आप खुद से इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो चीजें बहुत जल्दी और बड़ी आसानी से क्लियर हो जाए। ठीक है, अब हम जो है आगे मजीद बढ़ते हैं थोड़ा सा, और हम जो यहाँ पे लेते हैं कंक्लूजन। अच्छा, याद है मैंने कल जो है वो बात बात करते हैं, नहीं मैं एवेल्युएट नहीं करूंगा सिद्रा, वंस अगेन जो मैंने मंडे तक की है वो तो ऑब्वियसली मैंने इसीलिए टाइम दिया ना, मैं एवेल्युएट करूंगा। ठीक है, अब इवेल्युएशन जो है, लेकिन प्लीज अगर, अब देखिए मेरे पास असाइनमेंट्स आती हैं, और असाइनमेंट्स कैसे होती हैं, एस्पिरेंट्स जो है वो मैंने रिक्वेस्ट की है, इन तीनों के अंदर जो है वो फर्क होना चाहिए। बट आई डू नॉट नीड द कॉपी पेस्टेड मटेरियल फ्रॉम एनी वेबसाइट ना। मुझे, अगर आप ऐसे, इफ यू आर प्रोड्यूसिंग योर ऐसे एंड यू आर टेकिंग द हेल्प फ्रॉम एनी थर्ड सोर्स, बिलीव मी इट इरिटेट्स मी, कि किसी ने जो है वो पूरे का पूरा कोई आर्टिकल ही डॉन का उठा के छाप दिया, लाइक सालों से पढ़े होते हैं तो बहुत जल्दी पता चल जाता है पहली नजर में ना कि ये क्या हो रहा है यहाँ पे। तो प्लीज वैसा ना लिखिएगा। आपके जो रियल होते हैं, जो आप राइटिंग सबमिट करते हैं और जिसका स्वेर इश्यूज होते हैं, उन्हें मैं जरूर गेट बैक करता हूँ। ठीक है, हाँ प्लेजरिज्म असल में ना निष्ठा क्रिएटिविटी को खत्म कर देती है। सीएसएस में ना तो कोई रट्टा काम आएगा सिवाय कोट्स के या फैक्ट्स जो इनको याद करना है, और वो भी खुद से याद रहेंगे, तो इसलिए मैं जरा इस चीज को डिस्कस करता हूँ। मैं अक्सर जो है वो जब ऐसे से देखता हूँ तो सारे के सारा जाहिद हुसैन को छापा लगा दिया होता है किसी टॉपिक पे, मलिहा लोधी को छापा लगा दिया होता है, फाइन आप अपने पेपर में उससे एक्सट्रैक्ट ले लो, लेकिन प्लीज ऐसे ना करो कि आपने सारे का सारा उसी को ले लिया है। ठीक है, अपनी सारे का सारा उसके आइडियाज अगर आपने ले लिए वो आपको भूल जाएंगे, आप लिख ही नहीं सकोगे।
अगर इन्हीं चीजों पे आप चलोगे तो सो प्लीज इसको जरा जरूर माइंड कीजिएगा कि आपने अपनी राइटिंग जो है, क्रिएटिविटी स्किल्स जो है उन्हें बेहतर करने हैं। अच्छा जी, पैराग्राफ राइटिंग में हमारे पास कंक्लूडिंग सेंटेंसेस हैं। हमने जब कंक्लूडिंग सेंटेंसेस की बात की थी, हमने पैराग्राफ शुरू करने का तो तरीका देख लिया कि वो स्टार्ट होता है हमारे पास, और स्टार्ट होता है टॉपिक सेंटेंस से। हमने ये भी देख लिया कि उसके अंदर जो है वो डिटेल्स हमें पुट करनी होती है। पैराग्राफ के कंक्लूजन में कौन सी लाइन होनी चाहिए और वो लाइन किस तरह से हमें जो है वो अगले पैराग्राफ के साथ जोड़ती है, ये जरूरी है। ये एक ऐसी लाइन है जो जो आपने पैराग्राफ के अंदर बात की है, वो उसी बात को, उसी पॉइंट को डिफरेंट वे के अंदर जो है वो सम अप करती है। इस चीज को देखने के लिए हम उन पैराग्राफ्स पे चलते हैं और देखते हैं कि क्या वाकई में ऐसा है जो कि क्या वो सम अप करती है। चलिए हम जो है वो एक पैराग्राफ, ये एक्सप्लेनेशन पैराग्राफ वाला जो है वो आप लोग पढ़ें, और आप मुझे ये बताइए जो बात उसने आगाज में लिखी, क्या उसको कंक्लूड भी कर दिया? सोलर एनर्जी इज अ प्राइम एग्जांपल ऑफ एन इफेक्टिव रिन्यूएबल सोर्स। तो क्या वो बात कंक्लूजन में मौजूद है? जो बात आगाज में लिखी, वो बात कंक्लूजन में मौजूद है। आगाज वाली लाइन ये है, ठीक है, टॉपिक सेंटेंस। कंक्लूजन हमारे पास ये है। ग्रेट हो गया, एक्सीलेंट हो गया। ये हमारे पास ये चीजें जो है, और यही चीज आपको नीचे अगर आप देखेंगे यहाँ पे भी आपको नजर आएगी। बल्कि ऊपर चले जाते हैं, ये 2 पेजेस पे है, जो हमारे पास एक पेज के ऊपर है, उसको देख लेते हैं। ये आ गया, ये हमारे पास जो है वो, अगर आप इसके टॉपिक सेंटेंस को देखने की कोशिश करो, ये देखिए, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स ऑफर्स सिग्निफिकेंट इन्वायरमेंटल बेनिफिट। और अब यहीं पे हमारे पास जो है वो, यहाँ पे वही चीज हमने रीस्टेट किया। चीजें मुश्किल नहीं है, चीजें आसान है, थोड़ी सी टेक्निकल है। मैं आज का लेक्चर बड़ा लंबा नहीं लेके जाऊंगा, मैं अगले 5-7 मिनट में खत्म कर दूंगा। इसलिए नहीं कि मुझे कहीं जाना है, इसलिए कि इस फाइल को समझना जरूरी है। ये वो स्टेप है जिसको आप दोबारा पढ़ोगे। बल्कि मैं तो कहूंगा एक दफा पेपर सामने रख के ना इन पैराग्राफ्स की तरह की प्रैक्टिस करो, लिखो, टॉपिक सेंटेंस बनाओ, और देखो कि जिस तरह से मैंने इसमें आगाज और एंड वाली लाइन को जोड़ा है, इकट्ठा किया है, आप क्यों नहीं कर सकते? तो इसको ट्राई करेंगे। अब जी, लेकिन उससे पहले कंक्लूजन को समझ लो, ठीक है? प्रैक्टिस के लिए पैराग्राफ दे रहा हूँ, फाइनल तो आपने मुझे मंडे तक सबमिट करवाने हैं। खुद की जो प्रैक्टिस अभी करनी है उसके लिए एक सेंटेंस जो है इसने सम अप किया और आपके रीडर को बताया कि मेरा मेन मकसद ये था, मैं ये लिखना चाहता हूँ, मैं ये बताना चाहता हूँ। सो मेन आइडिया पैराग्राफ के अंदर हम कभी नहीं हटेंगे उससे। जो बात हमने स्पोर्टिंग पॉइंट, मेन आइडिया वहां पे आगाज में यूज किया था, उसी को हम पैराफ्रेज करेंगे, ठीक है? सेम इंफॉर्मेशन स्लाइटली डिफरेंट वे में, जैसे निशवा कह रहे थे उस दिन कि हम जो है वो पैराफ्रेज कर लेंगे स्लाइटली डिफरेंट वे। लेकिन स्लाइटली डिफरेंट का मतलब ये नहीं है कि वल्ला सारे के सारे बदल देना, वैसे नहीं होगा, ठीक है? कैसे आप कर सकते हो? आप जो है वो मुख्तलिफ किस्म के जो है वो वर्ड्स ले सकते हो, वर्ड्स को चेंज कर सकते हो, ठीक है? वर्ड आर्डर को चेंज कर सकते हो, ठीक है? हमारे पास एक कंक्लूडिंग सेंटेंस ने आपके पैराग्राफ को तबाह करके रख दिया, अगर उसने कोई नया पॉइंट इंट्रोड्यूस करवा दिया। नया पॉइंट उस पैराग्राफ के अंदर आना ही नहीं चाहिए। अगर वो आ गया तो वो पैराग्राफ रहा ही नहीं, वो पैराग्राफ है ही नहीं। तो उसके अंदर जो है वो मेन सेंटेंस से आप हट गए और आपने कुछ नया इंट्रोड्यूस करवा दिया। अब की दफा आप मुझे जरा बताएंगे, मुझे आइडिया देंगे कि क्या ये हमारे पास एक अच्छा जो है वो कंक्लूजन है? अब मुझे, हम जो है वो इसको मिलके पढ़ते हैं। अब बताएं कि क्या इसके अंदर कोई कंक्लूडिंग सेंटेंस मौजूद है? यस और नो जी, प्लीज पढ़िएगा इसे। Even simple study habits can improve your marks. At, uni- at university, I learned how important it is to get enough sleep. When you are well rested, it is easier to learn. Research shows that when people don't get enough sleep, their memories are not as effective. If students are जी, really tired, they might even fall asleep in class.
it's easy to see how getting enough sleep can improve your performance at university. ग्रेट। अच्छा जी, मुझे बताइएगा, कंक्लूडिंग सेंटेंस मौजूद है? इज देयर एनी कंक्लूडिंग सेंटेंस? Even simple study habits can improve your marks. If students are really tired, they might even fall asleep. It is easy to see how low getting enough sleep can improve your performance at university. Ji, is there any concluding sentence? Okay. जी, बाकी लोगों को क्या लगता है? ऑलराइट, चलिए हम दोबारा देखते हैं। हमने देखा था आगाज वाली लाइनें, वही बात जो है वो अगर हमारे पास पैराफ्रेज हो रही है एंड पे और कोई नया पॉइंट इंट्रोड्यूस नहीं करवाया जा रहा, तो वहां पे कंक्लूजन होगा। इवन सिंपल स्टडी हैबिट्स कैन इंप्रूव योर मार्क्स, ये टॉपिक सेंटेंस है। और ये है हमारे पास कि जो आसान आसान से पढ़ने की आदतें हैं वो अपने नंबर बढ़ा सकते हैं। इफ स्टूडेंट्स tired really tired, they might even fall asleep in class. It is easy to see how getting enough sleep can improve your performance at university. So it is easy to see how getting enough sleep can improve your performance at university. Even simple study habits can improve your marks, can improve your performance at university. How getting enough sleep. So do you feel कि यहाँ पे conclusion मौजूद नहीं है? क्या आपको नहीं लगता कि वो हमारे पास जो है वो यूनिवर्सिटी मार्क्स के बारे में बता रहे हैं, जो हमारे पास टॉपिक सेंटेंस को रीस्टेट कर रहा है? वेल द आंसर इज कि यहाँ पे हमारे पास जो है वो कंक्लूजन मौजूद नहीं है। ग्रेट, आगे चलते हैं जी। हमारे पास माय फेवरेट सब्जेक्ट इज साइकोलॉजी, आई एंजॉय लर्निंग अबाउट, किधर चला गया ये? ओके, learning about the ways people think and behave. I am also interested in learning about my children's minds develop. Is there any concluding sentence? कोई concluding sentence है? अच्छा, एक चीज मैं ऊपर आपसे पूछना भूल गया, मुझे जरा गाइड कीजिएगा कि जब मैंने ये वाला आपके पास जो है एक छोटा सा पैसेज पढ़ा, even simple study habits can improve your marks at university, I learned how important it is. मुझे जरा ये गाइड कीजिएगा, इसमें उसने क्या इस्तेमाल किया है? एग्जाम्पल्स इस्तेमाल की है उसने, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन इस्तेमाल की है, यहाँ पे डिटेल्स इस्तेमाल किया है उसने, कैसे सपोर्ट कैसे किया है? रिसर्च शोज दैट व्हेन पीपल डू नॉट गेट स्लीप देयर मेमोरीज आर नॉट इफेक्टिव। इफ स्टूडेंट्स आर रियली टायर्ड, क्या ये डिटेल है या क्या ये एग्जाम्पल है, क्या ये एक्सप्लेनेशन है, क्या है यहाँ पे? वेरी गुड, ये हमारे पास एग्जाम्पल है। नंबर 2 पे देखिएगा, माय फेवरेट सब्जेक्ट इज साइकोलॉजी, आई एंजॉय लर्निंग अबाउट द वेज पीपल थिंक एंड बिहेव। सो हमारे पास क्या था पहला? ये देखें जरा, क्या हमारे पास है? फैक्ट है, डिटेल है, क्या है, एग्जांपल्स हैं। दूसरे वाला क्या है जी? I enjoy learning about the ways people think and behave. I am also interested in detail in learning about the ways people's children's mind develop. यहाँ पे क्या है? क्या ये डिटेल है, क्या ये एक्सप्लेनेशन है, क्या ये एग्जाम्पल है? ये क्या है जी हमारे पास? गौर करें जरा। ये हमारे पास जो है वो डिटेल्स है, ठीक है। वो आपको फैक्ट्स जो है वो कुछ बता रहा है, कुछ जो है वो चीजों के बारे में गाइड कर रहा है। अगर तो वो किसी चीज को क्लैरिफाई कर रहा होता ना, यहाँ पे क्लैरिफिकेशन जो है वो दे रहा होता, फिर ये एक्सप्लेनेशन में चला जाता ना, वो क्लैरिफिकेशन कर रहा होता, ठीक है। तो ये हमारे पास डिटेल्स होगी जिसमें वो आपको सिंपली जो है वो फैक्ट्स के बारे में बताना चाह रहा है, ठीक है। चिल्ड्रंस माइंड्स डेवलप है, वो माइंड की डेवलपमेंट हमें बताती है
तो वो फैक्ट्स की आगे चल के बात करेगा। ये तो दो लाइनें हैं, आगे मजीद चल के वो इसके ऊपर बात करेगा। आगे जी हम जो है वो थर्ड पैसेज देखते हैं। आई एम टू नर्वस टू सिंग कराओके सॉन्ग्स विद माय फ्रेंड्स। पहले ये मुझे बताइएगा, ये लाइन पढ़ें जरा। आई एम टू नर्वस टू सिंग कराओके सॉन्ग्स विद माय फ्रेंड्स। आई जस्ट स्टूड देयर until a friend jumped up next to me and finished the song। बल्कि मुकम्मल पढ़ते हैं जी प्लीज। I'm too nervous to sing karaoke song with my friends. The last time I tried was on my birthday when my friends took me to a karaoke club. I told my friends I didn't want to sing, but they encouraged me until I said yes. When I stood up in front of the microphone, I was so scared. I felt dizzy. It was hard to hear the music, and my mouth was too dry to make a sound. I just stood there until a friend jumped up next to me and ओके, सो इज देयर एनी कंक्लूडिंग सेंटेंस? क्या हमारे पास जो है कोई कंक्लूडिंग सेंटेंस यहाँ पे मौजूद है? इज देयर एनी कंक्लूडिंग सेंटेंस? द आंसर इज हमारे पास कोई कंक्लूडिंग सेंटेंस मौजूद नहीं है, क्योंकि उन तमाम चीजों को उसने जो है वहां पे आके उसको सम अप कर दिया। ठीक है, हमारे पास जो है कंक्लूडिंग सेंटेंस जो है वो शायद ये हो सकता था, आई विल नेवर ट्राई टू सिंग क्रॉके सॉन्ग अगेन। ठीक है, इसका मतलब वो इंफॉर्मेशन को सम अप कर देता। मुझे बताइएगा, एग्जाम्पल यूज की है उसने, एक्सप्लेनेशन यूज की है, या उसने डिटेल यूज की है इस पैराग्राफ में? मीन्स ऑफ स्पोर्ट हमारे पास जो है उसने डिटेल को इस्तेमाल किया। ग्रेट। अच्छा जी, आखिरी दो पैसेज हैं जी हमारे पास, इनको पढ़ने के बाद हम डिस्कशन को सम अप करते हैं। आई विल नेवर ईट डिनर एट द, प्लीज पढ़िएगा। I will never eat dinner at the Little French Bistro again. The restaurant is not very clean. You can see dust in the corners and on the shelves. The food is expensive, but the portions are small. I never feel full after I have finished eating. In addition, the waiters are not very friendly. For these reasons, I will not visit that restaurant again. पहली नजर में क्या लगता है? द कंक्लूजन इज देयर। इज देयर एनी कंक्लूजन? यस। सिद्रा, आई एम हैप्पी कि आपने जो है वो सही आंसर भी लिख दिया। डिटेल है, एक्सप्लेनेशन है, या हमारे पास जो है एग्जांपल्स हैं? क्या यूज हुआ है, डिटेल, एक्सप्लेनेशन या एग्जांपल? द फूड इज एक्सपेंसिव। ठीक है, हमारे पास जो है वो क्या है, यहाँ पे हमारे पास पार्टिसिपेंट्स गौर से देखिएगा, आपको पता चल जाएगा। यस, ये हमारे पास डिटेल्स इस्तेमाल होती है, डिटेल्स इस्तेमाल हुई हैं। अगर डिटेल्स के बारे में आप भूल चुके हैं तो डिटेल्स के बारे में आप जो है वही दोबारा देख लीजिएगा। जब हमने डिटेल्स की बात की थी, तो जो हमारे पास स्पेसिफिक इन डेप्थ इंफॉर्मेशन देगा, ठीक है, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन देगा इन डेप्थ, और वो फैक्ट बताएगा। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी तो वो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन देगा, और कितनी इन डेप्थ में जा रहा है। द रेस्टोरेंट इज नॉट वेरी क्लीन, यू कैन सी द डस्ट इन द कॉर्नर्स। ठीक है, तो यहाँ पे द पोर्शंस आर स्मॉल। ठीक है, तो आई एम श्योर कि यहाँ पे डिटेल्स हैं, आपको पता चल गया। आखिरी जो है वो पैराग्राफ देखते हैं। फॉर मी, अनिश्वा इसे पढ़िएगा। फॉर मी For अ me, फ्रेंड। a friend is someone who accepts you the way you are. A friend does not want you to change your personality or your style. I like people who don't care if the people they are with are wearing popular clothes or listening to trendy music. यस, इज देयर एनी कंक्लूजन? कंक्लूजन है
नो, देयर इज नो कंक्लूजन। ठीक है, क्या उसने किया है? फॉर मी अ फ्रेंड इज समवन हु एक्सेप्ट्स, क्लैरिफिकेशंस हैं, एग्जांपल्स हैं, डिटेल्स हैं। A friend does not want you to change your personality. I like people. So क्या यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है? इससे पहले कि हम जो हैं वो एग्जांपल्स देखें, हम क्यों ना जरा यहाँ पे एक दफा देख लें। तो जब हमने जो है वो एक्सप्लेनेशन की बात की है, एक्सप्लेनेशन वाला जो है वो आप पैराग्राफ तब लिखते हो जब आपको क्लैरिफाई करना होता है, जब आपको इंटरप्रिटेशन करना होता है, या इनसाइट करनी है मेन पॉइंट्स को। ठीक है, तो अब यहाँ पे समझने के बाद अगर हम वापस यहाँ पे चलें तो ये देखें जरा, क्या यहाँ पे फॉर मी अ फ्रेंड इज समवन हु एक्सेप्ट यू द वे यू आर, a friend does not want you to change your personality or your style. Don't you feel कि ये very first line आपको ये बता रही है कि ये जो है वो कुछ है, ये एक्सप्लेनेशन है। ये पहली लाइन ने बता दिया जिसमें वो क्लैरिफाई करना चाह रहा है। देखो वो बताना चाह रहा है कि मेरे लिए एक दोस्त वो है जो आपको एक्सेप्ट करता है जिस तरह से आप हो। ठीक है, accepts you the way you are. A friend does not want you to change your personality. अच्छा जी, एक एक्टिविटी जो है वो खुद से जो आप करोगे वो ये है कि इनमें इन पर्टिकुलर जो है, नहीं प्लीज ये बुक दोबारा शेयर कर दीजिएगा, एकेडमिक राइटिंग जो है वो, इसके ऊपर आप जिसका कंक्लूजन नहीं है उसका कंक्लूजन लिखोगे। ठीक है, जिसका टॉपिक सेंटेंस नहीं है उसका टॉपिक सेंटेंस लिखोगे। ठीक है, इस तरह का पैराग्राफ जो है वो खुद से लिखने की, जनरेट करने की कोशिश करोगे। आप किसी भी टॉपिक के ऊपर जो है वो ले सकते हो। इन टॉपिक्स के अलावा आपने कोशिश करनी है अपने तौर पर प्रैक्टिस करते हुए, एक आपने एग्जाम्पल, एक एक्सप्लेनेशन, एक आपने जो है वो डिटेल पैराग्राफ लिखना है, और उनके अंदर जो मीन्स है आपने उनको, कंक्लूजन है और आपका जो टॉपिक सेंटेंस है, ये सारी की सारी चीजें इंटैक्ट रखनी है। और आपकी ये जो रफ असाइनमेंट है, ऑब्वियसली मेरे पास तो मंडे को जो नीड पहुंचेगी मुझे इसमें इसका असर उसमें नजर आ जाएगा। ठीक है जी, आज का जो कॉम्प्लिकेटेड और इंतहाई टेक्निकल लेक्चर जो है वो आई एम टेकिंग अ स्टॉप हियर। I'm I'm leaving you with two assignments in total. One for today that you are going to complete right after the class, and the second one is till Monday. आप जो है वो उसे सबमिट करवाओगे और ये फाइल आपके साथ शेयर हो जाएगी। इसको तसल्ली से पढ़िए, कम से कम 5 से 6 दफा पढ़िए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो। हम लोग बड़ी जल्दी सेल्फ ब्लैकमेल हो जाते हैं, क्लास में समझ में आ जाता है, हम फील कर रहे होते हैं ओ यस अब तो ये मेरे राइट, बल्कि राइट में क्या लेफ्ट हैंड का काम है, ये देखो अभी मैं लिखूंगा। और जब हम लिखते हैं तो वो सब कुछ ही अजीब गरीब हो जाता है। आई वॉन्ट यू कि इसको बहुत अच्छे से और बड़ी एहतियात से पढ़िएगा। आपके सी एस एस पी एम एस में सिर्फ पैराग्राफ राइटिंग ही सबसे मेन चीज है। ठीक है, और मुझे कोई जल्दी नहीं है कि मैं हैजर्डली आपको जो है ये गुजार के जस्ट फॉर द सेक ऑफ फॉर्मेलिटी जो है वो कंक्लूजन्स की तरफ चला जाऊं। प्लीज टेक योर टाइम, इसको अच्छे से पढ़िए। इन केस यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज यूज योर ग्रुप, अपने ग्रुप के अंदर क्वेश्चंस पूछा करें। आज मैंने देखा, मुझे व्हाट्सएप चेंज करने का इत्तेफाक हुआ और बहुत पुराने पुराने मैसेजेस आए हुए हैं जो मैं आंसर नहीं कर सका। आई एम अ ह्यूमन बीइंग, तो मुझे भी टाइम दिया करें, स्पेस दिया करें। बट ग्रुप के अंदर जो आप अपना क्वेश्चन पूछते हैं वो मैंने पिन किए होते हैं टॉप पे, मैं उनका आंसर दे देता हूँ। तो इनबॉक्स में प्लीज चीजें या मुझे मैसेजेस करने से अगर आप थोड़ा सा अवॉइड कर सकें, उससे फायदा ये हो जाएगा कि आपको टाइम जो है वो ज्यादा मिल जाएगा, आपको जल्दी मैं उसका आंसर दे दूंगा। दिस इज समथिंग, अलबत्ता फिर भी कोई ऐसी चीज जो इंतहाई इनएविटेबल है उसे जरूर इनबॉक्स किया जा सकता है। लेकिन इसके ऊपर काम करें, और अगर कहीं पे स्ट्रक है, कोई क्वेश्चन है, तो प्लीज आप अपने क्वेश्चन जो है वो जरूर ग्रुप में पूछेगा। यहाँ तक अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है, तो वो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ना तो मैं मजीद ईडीएम्स करवा रहा हूँ ना कोई और काम करवा रहा हूँ, अभी मैं यहीं पे स्टॉप ले रहा हूँ। इसको आप काम करेंगे और सुबह जब जो है वो हम वापस आएंगे, इनकी प्रैक्टिस हम कर चुके होंगे। इसके साथ जो है वो हम चलेंगे, दो मजीद पैराग्राफ राइटिंग्स को समझेंगे, अप्लाई करने की कोशिश करेंगे, और वो आपको वो भी इनके साथ इंक्लूड करने होते हैं। पहले नंबर पे आपके पास है डिस्क्रिप्शन, दूसरा है प्रोसेस। ठीक है, पहली असाइनमेंट ये है कि इंस्टा, अभी जो आप करोगे ये जो ई तक पैराग्राफ हैं, टॉपिक सेंटेंस से लेके कंक्लूजन तक इनको लिखोगे, अपनी प्रैक्टिस करोगे। दूसरी असाइनमेंट ये है कि सीएसएस का जो एसए का पेपर है 2023 का वो उठाओगे।
उसके अंदर जो है आपने कोई से 3 टॉपिक उठाओगे, एक आपने जो है वो उसके ऊपर लिखना है एग्जाम्पल, एक डिटेल्ड और एक एक्सप्लेनेशन वाला पैराग्राफ लिखना है। ठीक है, ये काम आपने करना है। सो जी, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। नाइम साहब, वो फाइल मैंने अपडेट कर दी है, तो प्लीज जरा उसे शेयर कर दीजिएगा। यहाँ पे मैं स्टॉप ले रहा हूँ, कोई क्वेश्चन हो तो पूछा जा सकता है। अदरवाइज थैंक यू सो मच एवरीवन। आप सबसे कल मुलाकात होती है। ओह, ग्रेट, ग्रेट।